हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और मार्केट की बात शुरू करने से पहले आज आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम चार्ट्स पे बात नहीं करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हमने लास्ट वीक में एक मूव देखा कि वोलेटिलिटी तो रही, नीचे खुला फिर ऊपर आ गया, लेकिन घूम फिर के कहीं कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन किसी भी इंडेक्स बेसिस पे ज़्यादा नहीं हो सका है। फिर भी उसके बारे में जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ अलग है, उसके बारे में यहाँ बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सो बस आज आपके सामने बैठकर यहीं पे बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या होने की संभावना यहाँ से नज़र आ रही है और जो करेक्शन की शुरुआत हो गई है लास्ट 1-2 वीक से, उसमें और क्या डेवलपमेंट होता नज़र आ रहा है। सो चलिए बात की शुरुआत करते हैं सेक्टर से ही, क्योंकि जब हम उसका चार्ट अब यहाँ नहीं देख रहे हैं तो जो भी कुछ उसमें चेंज है पहले उसी की बात कर लेते हैं। सेक्टर्स में मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट 1-2 वीक से हम एक बात करते आ रहे हैं कि जो मार्केट में इतनी अच्छी चाल आ गई है उसमें अब फर्दर कंटिन्यूएशन तभी हो सकता है क्लियरली जब आईटी और फार्मा या उन दोनों में से कोई एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे, तभी यहाँ पे मार्केट ज़्यादा करेक्ट नहीं करेगी, या मुझे कहना चाहिए निफ्टी करेक्शन नहीं करेगी और हम फर्दर अपसाइड मूव देख सकते हैं। लेकिन क्या देखा आपने, ना ही फार्मा ऊपर जा पाया ना ही आईटी ऊपर जा पाया। जहां हम ये सोच रहे थे कि अगर ऊपर चल देगा तो करेक्शन नहीं होगी, हालांकि मेरा उस तरफ कोई भी रुझान नहीं था। मैंने आपको बता दिया था यहाँ ऑलरेडी कि मैं उस पे कैंप में नहीं हूँ, बट स्टिल अगर मार्केट को यहाँ से सीधे जाना है, हमारे रेजिस्टेंस एरिया से नहीं गिरना है, करेक्शन नहीं देना है, तो उसका एक ही रीज़न मुझे समझ में आ रहा था कि आईटी या फार्मा को ऊपर चल देना चाहिए। और आज मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि फार्मा सपोर्ट पे है, तो अब यहाँ से क्या करेगा वो देखेंगे। और आईटी ऑलरेडी सपोर्ट ब्रेक कर चुका है इंस्टेड ऑफ गोइंग अपसाइड। और रही बात बाकी सेक्टर्स की, तो हम उसकी बात पहले से आपसे करते आ रहे हैं। सब में ज़बरदस्त चाल आ चुकी है, जो हमने निफ्टी में और बाकी सेक्टर्स के लिए आपसे कहा था 15,300 के आसपास से ही ये अच्छी चाल आ सकती है। और अब मैं आपसे लास्ट 2-3 वीक से बताता आ रहा हूँ कि अब वो अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ गए हैं, करेक्शन हो सकती है। तो ऑलरेडी आप देख रहे हो कि मेटल जो है वो अपने रेजिस्टेंस के आसपास काम कर रहा है, रियल्टी जो है वो अपने रेजिस्टेंस के आसपास काम कर रहा है, आ गया है वो मुझे कहना चाहिए रेजिस्टेंस पे। और रही बात बाकी अदर सेक्टर्स की, लाइक ऑटो, एनर्जी, पीएसयू बैंक एंड आई बिलीव एफएमसीजी, सो ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं और इनमें करेक्शन रिक्वायर्ड है, मगर ये अभी कर नहीं रहे हैं। सो इसका बस एक ही मतलब है दोस्तों कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि जिनसे हम अच्छा करने की उम्मीद कर रहे थे कि अगर कर लेंगे तो करेक्शन नहीं आएगा, वो करेक्शन करने लगे हैं। इनफैक्ट एक सेक्टर ने लेवल ब्रोक कर दिया है डाउनसाइड। इसके अलावा जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं वो करेक्शन दे सकते हैं, उनमें ऐसा पोटेंशियल नज़र आ रहा है, जो हमने मेटल और रियल्टी के बारे में कहा। और बाकी ज़्यादातर मेन सेक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, तो उनमें वो करेक्शन पेंडिंग हो गई है, वो अब करेंगे या आगे जाके करेंगे वो कुछ भी नहीं कह सकता कोई। और इसीलिए मेरा हमेशा मानना रहा है कि हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि बहुत बढ़ गया है अब यहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि वो आप कभी नहीं जान सकते कि मार्केट करेक्शन का एरिया कौन सा चूज़ करेगी। आप देखो ऑटो के बारे में हम कब से बात करते आ रहे हैं, अच्छा करता जा रहा है। एफएमसीजी के बारे में बात करते आ रहे हैं, अच्छा करता जा रहा है। इनफैक्ट पीएसयू बैंक के बारे में बात करते आ रहे हैं कि वो भी रेजिस्टेंस पहुंच गया है, करेक्शन कर सकता है, वो भी अच्छा करता जा रहा है। इसका साफ मतलब यही है दोस्तों कि राइड करते चलना है, जब तक वो करेक्शन की शुरुआत उनमें नहीं होती है उनमें राइड करना है। और बाकी सेक्टर्स जो पोटेंशियल दिखा रहे हैं रेजिस्टेंस के पास काम करने का, उनकी ब्रेकआउट का वेट करना है। और जो नीचे की ओर खसकते नज़र आ रहे हैं लाइक फार्मा एंड आईटी, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाने की ज़रूरत है। हालांकि फार्मा अभी भी सपोर्ट पे है, तो उम्मीद अभी भी है कि वो ऊपर अच्छा करता नज़र आ सकता है। और मेनली जो पॉइंट है कि सेक्टर्स ज़्यादा चल चुके हैं, आराम करना चाहें कर सकते हैं, वो समय चल रहा है। और आप देख रहे हो निफ्टी भी करेक्ट कर रहा है, जिसके बारे में अभी नेक्स्ट बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिलाना चाहूँगा अपने एक स्टॉक के बारे में, जो मैं वैसे जल्दी बात नहीं करता, लेकिन जब उसमें स्कैम की बातें हुई थी बहुत सारी,
तो बहुत सारे लोग घबरा गए थे, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया था। उसका अपडेट देने का समय आ गया है और वो अपडेट है अबाउट अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी ग्रुप, मुझे कहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा अदानी ग्रुप के बारे में जब लास्ट 2021 जून में बात हो रही थी कि भैया सब कुछ फाइनेंशियल्स में गड़बड़ है और पता नहीं क्या क्या पक रहा है इसके अंदर और न जाने क्या क्या बातें चल रही थी सब जगह पे, चाहे ट्विटर हो, यूट्यूब हो या आपके न्यूज़ चैनल्स हों, हर जगह पे अच्छे अच्छे एनालिस्ट बस यही बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। और तब इस चैनल ने आपको टेलीग्राम पे बताया था, आपको मैसेज के थ्रू बताया था, ऑडियो भी शेयर किया था कि ऐसा मुझे चार्ट देखकर नहीं लग रहा है। फिर भी अगर कुछ होता है, कुछ ऐसा स्कैम वाकई है जिसको हम कभी भी नहीं जान सकते, तो मेरा लेवल ब्रेक करेगा, हम उसको मान लेंगे। और आपने देखा वो लेवल्स ब्रेक नहीं किए। उसके बाद हमने उसमें ये तक कहा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो जो मुझे लगता है कि वो कुछ टाइम के लिए कुछ प्राइस की करेक्शन और कुछ टाइम की करेक्शन वहाँ कर सकता है। और क्या देखा आपने, वहाँ पे करीबन 8-10 मंथ्स कहीं नहीं गया, वहीं पे खड़ा रहा। अदानी पावर जैसे स्टॉक्स में थोड़ी करेक्शन आ गई, तो अदानी के ग्रुप में जब आप देखोगे तो किसी में करेक्शन प्राइस में आई, किसी में बोथ प्राइस एंड टाइम वाइज हुई, मगर करेक्शन ही हुई। और आपको जानकर ये हैरानी होगी अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है कि वहाँ से ही कम से कम 2.5 टाइम्स, मुझे कहना चाहिए 2.5 गुना हो चुका है आपका अदानी एंटरप्राइज, 3-4 टाइम्स हो चुका है आपका अदानी पावर। और इस तरीके से उसके बाकी जो भी स्टॉक्स हैं, मुझे याद आ रहा है अदानी पोर्ट छोड़कर बाकी सब बेहतर परफॉर्मेंस करते नज़र आए हैं। लेकिन अब क्या है, वो सबको चीख के बता रहा है कि वो अच्छा है। इसका मतलब यही है कि उसमें एक चाल आ चुकी है। जैसे अभी हम सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो जब उनमें चाल आ चुकी है, कभी भी वो करेक्शन शुरू हो सकती है, कभी भी वो 30-40% का करेक्शन दे सकता है। लेकिन वो अभी देगा या ऊपर से देगा, ये कोई नहीं बता सकता दोस्तों। एक आदमी एनालिसिस करता है, वो कोशिश ज़रूर कर सकता है कि कौन से बेस्ट पॉसिबल एरियाज़ हैं, लेकिन मार्केट जो है जब चलती है ना, तो वो किसी की नहीं सुनती है, वो अपने हिसाब से वो एरिया चुनती है। और जब भी वो चुनेगी हमें वो ज़रूर बताएगी। और इसीलिए मैंने मैसेज ऑलरेडी डाल दिया है टेलीग्राम में। जो भी दोस्त नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ ऑलरेडी मैंने अदानी ग्रुप के बारे में मैसेज डाल दिया है कि हम कौन से लेवल्स खासकर अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी पावर में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी में हम क्या बात कर गए थे लास्ट वीक, जो चार्ट्स पे हमने देखा था तो आपको बताया था कि करेक्शन की शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब हमें जो रेजिस्टेंस फॉलो करना है वो 17,800 के आसपास करना है, और सपोर्ट जो फॉलो करना है 17,250, 150 की जोन के आसपास करना है। हालांकि मेरा मानना ये था ऑनेस्टली कि उस साइड उतना वहाँ पे जाएगा भी या नहीं जाएगा, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन जो गैप डाउन हमने देखा मंडे को, उसमें उसने उस लेवल को भी कवर कर लिया, इतना ज़्यादा फॉल किया जो मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा गिरा और हमारे ही सपोर्ट पे लो लगा गया। जी हाँ दोस्तों, 17,170 या 180 के आसपास लो लगा गया। और हमने जोन की बात की थी 17,200 और 250 के आसपास, तो बहुत अच्छे से काम कर गया है, वहाँ से बाउंस बैक भी दिया है। लेकिन क्या करेक्शन एंड हो गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, मैंने मिड वीक्स में टेलीग्राम पे भी बताया है कि ज़्यादा खुश नहीं होना है कि एक तरफा चाल देख ली तो अच्छा ही हो जाएगा, फिर करेक्शन हो रही है, राइट? क्योंकि यहाँ पे उसको कुछ टाइम या प्राइस बिताना चाहिए, ऐसी एक उम्मीद थी। और आप देख रहे हो कि अगर प्राइस में छोटी करेक्शन होनी है, जो हमने बताया था, वो छोटी करेक्शन का जो है एक एरिया उसने नीचे टच कर लिया है। सो अब टाइम बिताने के लिए वो फ्री है। लेकिन अगर उसको प्राइस में करेक्शन बढ़ानी है तो आप देखोगे अब 17,300 के नीचे भी अगर सरकना शुरू करेगा तो वो बताएगा कहीं ना कहीं कि वो नीचे जाना चाह रहा है, 17,000 के नीचे जाना चाह रहा है। और फिर उसमें भी कोई बुराई नहीं है दोस्तों। लेकिन जैसा मैंने वहाँ आपको बताया था पहले भी कि अब ज़्यादा प्राइस में करेक्शन करना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। फिर भी मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हमें सपोर्ट ग्लोबल मार्केट से नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या मतलब है इसका? डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड जो है बाउंस की कैटेगरी में अपने एकदम मैक्सिमम लेवल तक स्ट्रेच कर गए हैं।
जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब यहाँ से जल्दी ही डिसाइड होने वाला है, जो मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था कि वो या तो करेक्शन करना शुरू कर देंगे या अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर देंगे, और जो लेवल हमने रेजिस्टेंस के एरियाज दिए थे दोनों ही ब्रेक करके ऊपर चल देंगे, जो कि मार्केट के लिए वैसे अच्छा नहीं होता है। बट स्टिल जैसे जैसे चलेगा हम उसकी बात करते रहेंगे, लेकिन वो दोनों ही अभी तक अच्छा साइन नहीं दिखा रहे हैं। उनको नीचे आना ज़रूरी है, जो उन्होंने अभी तक आना स्टार्ट नहीं किया है और अपने मैक्सिमम लेवल को रीच करने में लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अगर वही दोनों ऐसा कर रहे होते तो भी मैं एक बार निगलेक्ट कर देता, मगर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि डाउ जोन्स और बाकी अदर जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं वो भी ज़्यादातर इंडेक्स जो है अपने मैक्सिमम करेक्शन की लेवल को रीच कर रहे हैं। और मेरा मानना है हमेशा कि जब एक बुल मार्केट होती है तो वो अपने मैक्सिमम करेक्शन के लेवल को रीच ज़्यादातर नहीं करती है। तो अभी क्या है कि ग्लोबल इंडाइसेस जिस तरफ आ रहे हैं अभी दिक्कत कोई नहीं नज़र आ रही है। मैं आपको पहले साफ बता दूं, अभी भी वो अपने सपोर्ट्स पे हैं। जैसे एक डाउ जोन्स का मैं एग्जांपल दूं कि डाउ जोन्स को मोर और लेस आप कह सकते हो 31,000 के नीचे काम नहीं करना चाहिए। वो उसके आसपास ऑलमोस्ट आ गया है, आई बिलीव 31,300, तो वहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि अब उसको यहाँ से ऊपर चल ही देना चाहिए। वो ऐसा दिखा रहा है, चलेगा या नहीं ये तो वो तय करेगा। लेकिन आपको ये पहले ही मैं बता चुका हूँ लास्ट वीक कि अगर ये सब लेवल ब्रेक होते हैं, बाकी ग्लोबल इंडाइसेस में ये सपोर्ट एरियाज ब्रेक होते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये नए लोज लगाएंगे और उस केस में सबसे वीक जो नैस्डैक है वो 10-15% गिर सकता है, और उसका जो एक असर है वो आईटी इंडेक्स पे पड़ता ही है। और आपको मैं अभी भी आज बता चुका हूँ कि आईटी इंडेक्स हमारे यहाँ का ऑलरेडी सपोर्ट ब्रेक कर चुका है। सो दोस्तों, एक होता है कि एनालिसिस और एक होता है इंडिकेशन। तो मार्केट में जो ग्लोबल सिनेरियोज हैं उनका इंडिकेशन कुछ बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि अच्छा करना चाहिए अब उनको, लेकिन अभी तक इंडिकेशन अच्छा नहीं मिला है। ख़राब कुछ भी नहीं हुआ है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, बस वो अपने अपने मैक्सिमम लेवल को रीच कर रहे हैं ऑलमोस्ट, जो कि कभी भी ज़्यादातर टाइम मैं कह सकता हूँ अगर यहाँ पे आपसे कि वो अच्छा नहीं होता है। मैक्सिमम लेवल रीच नहीं करना चाहिए, वहाँ पहुँचना नहीं चाहिए। फिर भी ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से ऊपर पलट नहीं सकते, और जो डॉलर इंडेक्स है और बॉन्ड यील्ड है वो नीचे नहीं आ सकते, अभी भी उनके चांसेस ओपन है। तो आने वाले कुछ सेशन में मुझे लगता है 5-7 सेशन में उसकी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, तो हम उसकी बात यहाँ ज़रूर करेंगे। और मुझे लगता है कि ज़्यादा बात करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि निफ्टी भी फिर अपना रास्ता आपको उसके हिसाब से दिखा देगी। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, ये सारी जो बातें टेंशन की आपको दिख रही होंगी, सुनाई दे रही होंगी, बस ये इसीलिए है कि जो निफ्टी जो है फिर वो करेक्शन डीप करने चला जाएगा और वो एक डेंजर जोन साइड जाएगा, जिसके लिए हम कंफर्टेबल नहीं हैं। इसीलिए बहुत कॉशियस रहना है। करेक्शन हो रही है ऑलरेडी और हम छोटी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सबके लिए अच्छा है। लेकिन अगर वो करेक्शन बड़ी हो जाती है ग्लोबल सिनेरियोज़ की वजह से, ऑब्वियसली ग्लोबल सिनेरियो ही कोई बीच में आने वाला है, क्योंकि इंडिया में ऐसा कहीं कोई इशू नहीं है दोस्तों। कोई कितना भी मैक्रोज और फाइनेंशियल्स बताता रहे, 90% चांसेस ये हैं कि प्रॉब्लम अगर बढ़ेगी तो फिर इंडिया के बाहर की वजह से बढ़ेगी, इंडिया की वजह से बढ़ने वाली नहीं है। फिर भी जो होगा हम उसकी यहाँ बात करेंगे। करेक्शन का एक्सटेंड होना कभी भी अच्छा ज़्यादा नहीं होता है, ये आपको पता है। फिर टाइम बढ़ जाया करता है और फिर क्या होता है कि महीने निकल जाते हैं उसको वापस नए हाई लगाने में और ऊपर जाने में, तो वो हम उसके लिए कंफर्टेबल नहीं हैं। तो बस यही ध्यान रखना है कि ट्रेडर्स, अगर किसी की कोई पोजीशंस है और उसने थोड़ा सा पोजीशनली लिया है, अगर लेवल ब्रेक करते दिखे नीचे 17,200 के 100 के नीचे सरकता नज़र आए, एक बार समझ जाना है कि करेक्शन एक्सटेंड हो रही है। और उस केस में फिर यहाँ पे 20, 30, 40 डेज़ का भी एक करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। उसमें निफ्टी कोई नया लो लगा सकता है, और नया लो से मेरा मतलब ये नहीं है कि 15,200 के नीचे, वो तो फिर वर्स्ट केस सिनेरियो है और वो जो होगा तो हम उसको यहाँ बात करेंगे। आज उसके 5% चांसेस हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, तो वो हमारे लिए यहाँ पे डिबेटेबल नहीं है। बात जो समझने की है कि करेक्शन बड़ी हो जाएगी तो स्टॉक्स में करेक्शन बड़ी होनी शुरू हो जाएगी और वो फिर सबको हार्म करेगी, चाहे कोई 4-5 मंथ्स के लिए रख रहा हो या उससे ज़्यादा टाइम के लिए रख रहा हो। तो ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि आप कंफ्यूज ना हो। बस करेक्शन एक्सटेंड हो जाएगी
जो करेक्शन स्टॉक्स में 10-15% की होनी चाहिए, फिर वो करेक्शन आप 20-30% की देख सकते हो। इसका मतलब सिर्फ ये है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड हमारा आज भी मानना है ऊपर ही है। हम 20,500 की साइड जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई डाउट या डिबेट अभी तक हमारे लिए नहीं है। मार्केट कल को कुछ सजेस्ट अदरवाइज करेगी, हम आपको यहाँ पे ज़रूर बताएंगे। सो कुल मिला के अगर इन सभी चीज़ों को एक लाइन में बोलने की कोशिश करूँ, जो आपको हमेशा से पता है मेरे जैसे इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल अगर ट्राई करूँ तो बात यही है कि मार्केट अभी यहाँ से वेट एंड वॉच की पोजीशन में है कि वो एक्चुअली में क्या चाह रही है। यहाँ से अगर करेक्शन एक्सटेंड हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमें समझना पड़ेगा कि फिर हमारा इंतज़ार बढ़ने वाला है, दोनों तरीके से प्राइस और टाइम वाइज में, और जो भी करेगी उसके हिसाब से अपने आप को बदलना है, तो वही हमें करना चाहिए। और इसके बाद अगर ऊपर चलती है तो ऑब्वियसली उसमें फिर ऊपर जाके करेक्शन ये होनी है, तो उसका हमेशा दिमाग में ये रखना है कि ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए टल जाएगा, ये होना है, लेकिन हम यहाँ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। सो आई होप मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। छोटी करेक्शन की एक्सपेक्टेशन थी, उसकी सारी लिमिटेशन प्राइस में हो चुकी है। टाइम बिताना चाहे बिल्कुल यहाँ मार्केट बिता सकती है, ज़्यादा नीचे बस नहीं जाना चाहिए, वरना करेक्शन एक्सटेंड हो जाएगी। एक लाइन में आज मैंने ये बात कह दी आपसे, ये अपने आप में बड़ी बात है मेरे लिए। सो दीजिए मुझे इजाज़त, और बस इसको देखते रहिए, मॉनिटर करते रहिए, यही हमारा अभी काम है। ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ नहीं होना है, ना ही बाइंग के लिए ना ही शॉर्ट सेलिंग के लिए, ये याद रखना है। जिसके पास नीचे से कुछ भी है तो हम उसके बारे में बताते आ रहे हैं, राइड करते रहिए और कुछ भी नहीं करना है। जिसने चाल दी है तो उसके पास करेक्शन करने का राइट है, तो उसको झेलने की ताकत सब में होनी चाहिए। नहीं है तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की बात हम करते आ रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग की बात हम करते आ रहे हैं, वो सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से देखा जा सकता है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।